ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको मतदान से संबंधित ताजा अपडेट देते जा रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो हॉट सीटें हैं, उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं। किनके किनके बीच टक्कर है, पिछले विधानसभा चुनाव में खासकर 20, 15 और 2013 के चुनाव में किसकी क्या स्थिति रही है और किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, यानी कि मतदान प्रतिशत किसका कितना रहा है। आगे की जो सीटें हैं उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगला जो सीट है वो छतरपुर विधानसभा का है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मतदान किया। जनता आगे आए और विकास के लिए वोट करे, उसे वोट दे जो आपके लिए काम करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मतदान किया है और कहा है कि जनता आगे आए और विकास के लिए वोट करें, उसे वोट दें जो आपके लिए काम करे। सुनिए ये मेरा ये कि लोग आए, अच्छी तरीके से वोट करें, ऑलमोस्ट जितनी ज्यादा हो सकती है पोलिंग करें, अच्छा कैंडिडेट देखें, उसने क्या कहा है, क्या वो ईमानदारी से उसने अपनी बातें आपके बीच में रखी है, क्या आपको सिर्फ लालच देने के लिए नहीं, एक सही बात करता है कि नहीं आपके बीच में, ऐसे लोगों को वोट करें। सबसे बड़ा मुद्दा क्या समझते हैं इस समय में सारी बातें हो चुकी है। मेरे ख्याल से लोग दिल्ली के विकास के लिए वोट करेंगे और मैं आशा करूंगा एक अच्छी दिल्ली बनेगी। तो ये तस्वीरें देखिए, संदीप दीक्षित कांग्रेस नेता ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कितने प्रसन्न मुद्रा में ये अपना चिन्ह दिखाते हुए, जो कि मतदान के पूर्व लगाया जाता है मतदान केंद्र के अंदर और उसके बाद ईवीएम तक लोग जाते हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस नेता, इन्होंने मतदान किया है और इनका मानना है कि विकास महत्वपूर्ण मुद्दा है और विकास को लेकर दिल्ली की जनता वोट करेगी। और तो अब पुनः अपने कार्यक्रम की तरफ रुख करते हैं, महासंग्राम की तरफ रुख करते हैं। और हम इससे पहले कि दिल्ली की अदर सीटों पे बात करें, थोड़े से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और वास्तव में बीजेपी और सपा के बीच काफी टक्कर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मिल्कीपुर की हैं। मिल्कीपुर कब कौन रहा विजेता भी अभी आपके सामने हमने ये सारे ग्राफिक्स के तरीके से हमने आपको जानकारी भी दी कि कब कौन विजेता रहा है, साथ ही साथ कितने वोट किसको मिले हैं, ये भी हमने आपको दिखाया है। 2022 के चुनाव परिणाम को भी दिखाया है, लेकिन 2025 में उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस समय मिल्कीपुर की क्या स्थिति है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपको बता दूं कि देवेंद्र जी मिल्कीपुर की जो स्थिति है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति इस बात को लेकर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में जो यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर जो है समाजवादी पार्टी ने जीत की, लेकिन मिल्कीपुर सीट जो है यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। निश्चित तौर से देखिए आज कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने में यहाँ 7 बार दौरे किए हैं और बड़ी बड़ी सौगातें मिल्कीपुर क्षेत्र को दी है और इसके साथ ही यहाँ वृहद रोजगार मेले के माध्यम से उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। क्षेत्रीय जो मुद्दे थे वहां विकास को लेकर उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं को यहाँ पर जो संचालित किया है, उससे कहीं ना कहीं आज का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि अगर 2002 के बाद की बात करें तो यहाँ पर 3 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार बहुजन समाज पार्टी और 1 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की है। निश्चित तौर से इस बार जो चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभान पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अजित प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद हैं, उनके बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं।
यानी सॉरी जो अवधेश प्रसाद उनके बेटे अजित प्रसाद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही आजाद समाज पार्टी कांशीराम से सूरज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बागी भोलानाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम है, ये कहीं ना कहीं चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए 3 बार सपा का यहाँ कब्जा रहा है और 2022 में भी सपा ने सीट जीती थी। तो ऐसे में सपा इस सीट पर अपनी जो है प्रतिष्ठा कायम रखना चाहती है, सीट को बरकरार रखना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का ये गढ़ तोड़ना चाह रही है, वो तिलिस्म तोड़ना चाह रही है, उसको लेकर लगी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रदेश के कई बड़े नेता लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो बूथ स्तर पर लगाए गए हैं, सेक्टर स्तर पर लगाए गए हैं, वह काम कर रहे हैं। मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ वैश्विक पटल पर, वो आज एक जो नाम होना चाहिए था भगवान श्री राम लला की भूमिका, वह हुआ है। दूसरा, यहाँ आर्थिक गतिविधियां जो सबसे सक्रिय हुई हैं उसको लेकर जी। तो ये मिल्कीपुर विधानसभा की ये बातें हो रही थी। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए, प्रशांत मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्रशांत, जैसा कि ये देखा गया है कि जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में काफी लगाया जाता रहा है और जातीय समीकरण काफी कारगर भी होते रहे हैं। यादव सीट यहाँ पर 65,000, पासी सीट 60,000, माफ कीजिएगा वोटर इनकी संख्या जो है 60,000, और इस तरह से अगर जो देखा जाए ब्राह्मणों की 50,000, मुस्लिम 35,000, इस तरह के जो हैं आंकड़े, तो सबसे ज़्यादा इसमें यादव सीटें हैं। और पासी अगर जो देखा जाए तो पासी समाज तो अब 2 भागों में बट जाएगा, क्योंकि चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद दोनों चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो पासी समाज के वोट बटेंगे, इससे कुछ बीजेपी को लाभ होने वाला है या फिर स्थिति वही रहेगी? क्या उम्मीद लगा सकते हैं इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? देवेंद्र जी, बड़ा ही चुनाव जो है यहाँ पर कसमकस का बना हुआ है और कांटे का यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है। कोई भी राजनीतिक गणित जानने वाला व्यक्ति यह गुणा भाग नहीं लगा पा रहा है कि आखिर में इस सीट पर क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी भी पूरी स्थिति से यहाँ पर मजबूती में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2 बागी जो मैंने नाम आपको बताए हैं, आजाद समाज पार्टी से यहाँ पर जो है सूरज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से भोलानाथ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों से कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो नुकसान हो सकता है। अगर करीबियों में देखा जाए, सूरज चौधरी जो यहाँ के सांसद हैं अयोध्या के अवधेश प्रसाद, उनके बहुत करीबी बताए जाते थे, लेकिन वह चुनाव मैदान में है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अजित प्रसाद को वोटों का नुकसान कर सकते हैं। तो भोलानाथ जो कांग्रेस से चुनाव यहाँ कांग्रेस के नेता है लेकिन वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है कांग्रेस का तालमेल ठीक नहीं हो पाया है और जो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो आज के समय में, उसमें एक भी सीट जो कांग्रेस को नहीं मिली थी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ बड़े जो है अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केवल अपने ही दल के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया है, कांग्रेस को महत्व तो नहीं दिया है, तो कहीं खींच नुकसान भी समाजवादी पार्टी को कर सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका कांग्रेस के वोटर्स की भी हो जाती है। भले ही वो चाहे कुछ ही मात्रा में हो, लेकिन हार जीत का वो भी जो है फैसला तय करा सकते हैं यहाँ समाजवादी पार्टी को। जो अयोध्या सांसद थे, बात यह भी है जी, जो अयोध्या सांसद थे पिछले दिनों काफी लगातार 2-2 बार सार्वजनिक रूप से विलाप इन्होंने किया है। इसे तो हम विलाप ही कहेंगे। किस तरह से कलेजा फाड़ फाड़ करके इन्होंने रोया है, उसका कुछ असर दिखेगा या नहीं, और उसके बारे में मतदाताओं का क्या कुछ कहना था? देखिए, विलाप की बात की जाए, जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया,
हे राम हे सीता मैया इतिहास क्या कहेगा, इतिहास मेरा क्या लिखा जाएगा, ये जो शब्द प्रयोग किए हैं वो कहीं ना कहीं जनता को इस प्रकार लग रहे थे कि जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद वो नाटकीय ढंग से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जिस राम की भूमि से वो जीत कर आए हैं उसका दम्भ वो भरते रहे हैं, लेकिन उसका दम्भ उन्होंने इस प्रकार से भरा है कि पूरा का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी की विचारधारा को दे दिया। लेकिन स्थानीय मुद्दे 2024 के लोकसभा में कुछ भी रहे हो, जनता ने यहाँ पर जो है अवधेश प्रसाद को सांसद बनाकर भेजा था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर जो उपहास उड़ाया है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर जीतने को लेकर, यहाँ पर जो अहम दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जनता को टीस रहा था अंदर अंदर। लेकिन आज क्योंकि ईवीएम की बटन दबाने को मिलेगी तो वो उंगली धर धर कर इतना दबाएंगे कि पता लगे कि साइकिल पंचर हो गई है या कमल का फूल खिलेगा, ये तो निश्चित जनता तय कर देगी। लेकिन अगर ये चीज और महत्वपूर्ण देखी जाए देवेंद्र जी की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का सभी जगह सम्मान रखा। उपचुनाव जो हुए उसमें पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लड़ी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लड़ी या जबरदस्ती लड़ ली के साथ नहीं, विश्वास से जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने जो है बड़े सम्मान के साथ नहीं लड़ी या सपा ने उन्हें लड़ने नहीं दी, ये दोनों बातें हैं। क्या कहा जा सकता है इसको? देखिए देवेंद्र जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इतना दबाव बना रखा था कि जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि ठीक है समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर उनका जो गठबंधन था जिसमें लोकसभा में जो चुनाव रहा है उसमें समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और यहाँ 6 सांसद जो हैं कांग्रेस के भी जीते। तो इसलिए जो यहाँ के प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनसे भी कई बार जो है इस बारे में बात हुई कांग्रेस के पदाधिकारियों को। उसके बाद ही अखिलेश यादव से इस बारे में बात हुई तो अखिलेश यादव ने अपना ही दम यहाँ भरा, कांग्रेस की ताकत का उन्होंने एहसास दिखा दिया कि कांग्रेस के पास यहाँ वोट बैंक नहीं है और ऐसे में कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो सीटें दी थी, यहाँ पर 17 सीटें लोकसभा की दी थी, उसमें केवल 6 ही सीटें यहाँ पर जो है कांग्रेस जीत पाई थी। तो तमाम जो आंकड़े यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के समक्ष रखे थे, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मैं कहूं कि उन्होंने घुटने ही टेक दिए थे। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, उन्होंने कई बार इस बात को लेकर जो है निशाना भी साधा था समाजवादी पार्टी के ऊपर और तमाम नेताओं ने कांग्रेस को लेकर यह भी कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो अखिलेश यादव के दबाव में आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता अंदर अंदर घुट रहा है। अब जिस तरीके से चुनाव मिल्कीपुर का है तो ऐसे में चाहे कुछ भी संख्या हम वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मान लें, वह भी निर्णायक होगी। अब यह गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाएगा या कैसे पूरा होगा, ये तो बहुत ही संशय का विषय है। संशय का विषय इसलिए भी है कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी और पिछली 9 सीटों पर यहाँ जीत दिलाई थी। तो अब मैसेज कांग्रेस का क्या होगा अंदर खाने में, ये तो 8 तारीख का परिणाम ही बता देगा कि आखिर में समाजवादी पार्टी के साथ क्या खेला हुआ या क्या उनके साथ जो है बचत हुई, तो निश्चित हो पाएगी। लेकिन चंद्रभान पासवान की बात कर ली जाए, चंद्रभान पासवान भी 5 देखा जाए कि यहाँ पर 5 पंचवर्षीय की अगर बात की जाए तो उनका जो पारिवारिक स्तर है वो राजनीति में बड़ा मजबूत, उनके पिताजी भी प्रधान रहे। उसके बाद चंद्रभान पासवान 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। उसके बाद ही उनकी पत्नी जो है वह भी जिला पंचायत सदस्य है वर्तमान में। यह भी एक तरीके से कहा जाए कि उनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जनता से जुड़ाव उनका हमेशा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पासी बनाम पासवान का यहाँ चुनाव हो रहा है, यानी पासी का चुनाव हो रहा है। जो एक निर्णायक भूमिका है वो यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक की है। ब्राह्मण वोट बैंक की निगाह दोनों दलों की बनी हुई है। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक जिस ओर मूव हो जाएगा वही दल यहाँ से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगा। दूसरी चीज यह भी है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर दोनों दलों ने यहाँ प्रमुखता नहीं दी, लेकिन धर्म को प्रमुखता दी, तो वही धर्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी जिस तरीके
तरीके से यहाँ आक्रामक रही है, यह भी मुद्दा ब्राह्मण वोट बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ वैश्विक पटल पर जिस तरीके से 2024 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार होने के बाद जो स्थिति बनाई समाजवादी पार्टी ने, वह भी कहीं ना कहीं अंदर सनातनियों को खाती चली जा रही थी, उसकी भी खींच आज, यानी उसका भी जो है अंदर अंदर जो क्रोध भरा हुआ था वह भी निकल सकता है। लेकिन निश्चित तौर से क्योंकि लोकतंत्र का आज महापर्व है, इसमें सभी को हिस्सेदारी लेनी चाहिए, क्षेत्र के विकास को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें निभानी होगी। इसीलिए मिल्कीपुर का चुनाव आज महत्वपूर्ण है और मतदाता तय करेंगे कि उनका विधायक कौन होगा और उस विधायक को लेकर आज वो वोटिंग अपनी कर रहे हैं। जी प्रशांत, जैसा कि ये भी कहा जा सकता है कि सपा लगातार पिछले उपचुनाव में सत्ता पर आरोप लगाई है कि वोटिंग नहीं करने दी जा रही, हमारे वोटरों को मतदान केंद्र तक नहीं जाने देना चाहती थी और उन्हें रोका गया। तो इसको लेकर के क्या कुछ सपा की तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि उन्होंने कई बार कह दिया कि इस बार हम अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे देंगे। तो खुली छूट का क्या मतलब है, इस समय क्या चल रही है स्थिति, क्योंकि आपके तमाम जो वहाँ पर सेनानी हैं, हमारे संवाददाता हैं, वो मिल्कीपुर में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, मतदान कब से शुरू हुआ और कहाँ संवेदनशील स्थितियां हैं और सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की बात की जाए देवेंद्र जी, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सभी पोलिंग स्टेशन है वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और इसके साथ ही जो है स्टेट पुलिस को लगाया गया है। लगातार जो है चुनाव आयोग की निगरानी वहां बनी रही है, पल पल की वहां अपडेट जा रही है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट है वो भी वहां पर जो है जो निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ ही यह भी वहां पर जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जो संवेदनशील पोलिंग है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है और फुल वीडियोग्राफी भी वहां कराई जा रही है। लेकिन आज चुनाव जो कि महत्वपूर्ण है, करो या मरो का चुनाव है दोनों दलों के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि यही चुनाव जो है 2027 की रूपरेखा तैयार करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 2022 में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हुई थी और उसके बाद यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम लला की, और उसी वर्ष जो है चुनाव लोकसभा का हुआ और उसमें हार का सामना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। यह सब चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो है खींच रही थी या कहें कि उनको जो है निराशा पैदा कर रही थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम सवाल खड़े भी किए गए थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अग्नि परीक्षा है मिल्कीपुर सीट जीतना। हालांकि उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से यहाँ पर हर बूथ हर सेक्टर पर यहाँ मजबूत नेताओं को लगाया गया था, जाति नेताओं को वहां की वोट प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया था कार्यकर्ताओं को मनाने को लेकर। और इसके साथ ही अयोध्या का जो वैश्विक पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान सम्मान बनाया और उसके साथ जो पहचान वहां स्थापित कर रहे हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, चाहे फिर रेलवे स्टेशन का विकास करना हो, इसके साथ ही यहाँ कनेक्टिविटी रोडों की मजबूत करना हो, व्यापार को बढ़ावा देना हो, इसके साथ ही साथ औद्योगिक धंधों के लिए वहां इन्वेस्ट जो आया है उससे वहां औद्योगिक इकाइयां जो स्थापित हो रही हैं उससे आने वाले समय में वहां बेरोजगारों को भारी संख्या में रोजगार मिलने के जो चांस हैं। और इसके साथ ही साथ आज के समय में देखा जाए कि जैसे ही राम भक्तों की वहां पर संख्या उमड़ रही है तो ऐसे अयोध्या आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां गतिविधियां हैं व्यापार की वो मजबूत होते हैं नजर आ रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से सतीश उपाध्याय ने मतदान किया है, कहा कि मैं परिवार के साथ वोट डालकर आया हूं, इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा। तो सतीश उपाध्याय दिल्ली से अब बड़ी खबर आपको बता दें कि सतीश उपाध्याय ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ वोट डालकर आया हूं, इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा। आप पैसों के बल पर काम कर रही, इस बार आम आदमी पार्टी हारेगी, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं सतीश उपाध्याय। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मतदान हो रहा है, मैंने अपना वोट डाला है, मेरे परिवार के साथ वोट डाला है और सभी जगह होकर आया हूं। एक गजब उत्साह सब लोगों में है और ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। देखिए, ये सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है,
जिस तरह से आतिशी के पीओ को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खेलेगा ही। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का संदेश है। मैं दिल्ली के नागरिकों, मतदाताओं को कहूंगा कि ये हमारे लिए अवसर नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि ये खास है जो देश के लिए पीएम मोदी ने किया। उन योजनाओं को इन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मुझे पूरा विश्वास है 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा यहाँ यानी कि दिल्ली विधानसभा का दायित्व संभालेगी। दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाने का काम हम फिर शुरू करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। तो मुझे पूरा विश्वास। मैसेज, पहला तो मैसेज ये है कि मैं सारे दिल्ली के नागरिकों को, वोटर्स को मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली में जो पिछले इतने वर्षों से आपदा ने जो बर्बादी की है, ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहां का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान आया है। ईवीएम मशीनों को अंधेरे में रखने का प्रावधान नहीं, मशीनें अंधेरे में छोड़ी गईं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान, ईवीएम मशीनों को अंधेरे में रखने का प्रावधान नहीं है, मशीनें अंधेरे में छोड़ी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए। तो उसमें वैसे भी नहीं आ सकती है। तो ये अंधेरे वाला जो मामला है कि जहां पे भी पोलिंग बूथ है और ईवीएम मशीन है तो उसको अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ सीधी सूरज की रोशनी से बचाना है। इसका मतलब आपको धूप में नहीं रख देना है उसको। और जाहिर सी बात है जब आप उसको एक कमरे में मतदान करा रहे हो तो सीधी धूप तो उसमें वैसे भी नहीं आ सकती है। तो ये अंधेरे वाला जो मामला है ये ठीक नहीं है। तो आप भी अपने चैनल के लेवल से ये प्रचार कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं होगा, शाम को 5 बजते ही दोबारा अंधेरा हो जाता है। फिर से अगर सारे के सारे पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है रोशनी बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे मशीनों के ऊपर, तो मतदान कैसे होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। मतदाताओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें, ऐसा विजेंद्र गुप्ता ने कहा है। बीजेपी उम्मीदवार हैं, सुव्यवस्थित दिल्ली बनाने के लिए मतदान करें। रोहिणी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का बयान, मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि वे अपने मत का प्रयोग करें। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं मतदाता को यही कहना चाहता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आपके हाथ में आज मैजिक बटन है, उस मैजिक बटन को जब दबाइए और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सुंदर दिल्ली बनाने के लिए, व्यवस्थित दिल्ली बनाने के लिए, एक सुव्यवस्थित दिल्ली बनाने के लिए मतदान करें। सर कितनी सीटें जीतेंगे, क्या आप फेवर में आएगा? 2.5% का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और 50 से अधिक सीटों पर भाजपा की विजय होगी और लोग दिल्ली मोदी जी को सौंपना चाहते हैं।
मोदी जी को दिल्ली सौंपेंगे, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। अगर मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, तो लोगों ने इस बात को आत्मसात किया है और ये माना है कि मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। तो ये थे विजेंद्र गुप्ता। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि एजेंट जो हैं नहीं बनने दे रहे हैं पीठासीन अधिकारी। बूथ 2-3 पर सपा के एजेंट को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पीठासीन अधिकारी उन्हें एजेंट नहीं बनने दे रहे। बूथ 3, बूथ 2 पर सपा के एजेंटों को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, पिछले उपचुनाव में भी लगे हैं कुछ जगहों पर कि जो प्रशासन है वो सही से वोट डालने ही नहीं देता सपा के मतदाताओं को। अब एक और आरोप सपा ने लगाया है कि चुनाव आयोग से सपा ने शिकायत की है कि उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं वो एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं। बूथ नंबर 2 और 3 पर जो हैं उनके एजेंटों को हिरासत में ले लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए लगातार अखिलेश यादव 2 दिन से जो है अयोध्या मिल्कीपुर क्षेत्र में जो भी प्रशासन लगा बहुत सी परीक्षा मिलती है दी जा रही है। ऐसे में उन्होंने यह भी साफ तौर पर ज्यादा मतदाता उन्हें कहीं मिलते हैं जिन्हें पर्ची नहीं दी गई है तो उनको लेकर वो डीएम कार्यालय पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में डीएम समझ लें कि क्या होना है। तो इस साफ तौर से चेतावनी सपा प्रमुख पहले ही दे चुके हैं और आज जिस तरीके से बूथों पर उनके एजेंट्स को रोका जा रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त यहां पर चुनाव हो। समाजवादी पार्टी ने एक एक करके कई बूथों की शिकायत की है। अगर जिसमें बात करें मिल्कीपुर की बूथ संख्या 106, 107 और 108 पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट्स को भगाए जाने को लेकर चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत की है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से अपील की है कि मामलों को संज्ञान में लिया जाए। तो वहीं उन्होंने बूथ नंबर 171 और 172 पर भी आरोप लगाया है कि यहां पर समाजवादी पार्टी के एजेंट्स को बनाया ही नहीं गया है। यहां पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने उनके एजेंट्स को वहां पर भगा दिया है। साथ ही साथ मिल्कीपुर के बूथ नंबर 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर यहां भी एजेंट्स नहीं बनने दिए हैं समाजवादी पार्टी के, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि वहां भयमुक्त चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। जिस तरीके से प्रशासन वहां पर दबंगई और गुंडाई कर रहा है उसको भारत निर्वाचन आयोग को रोकना होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है अरविंद कुमार सिंह जो है उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। उसमें लिखा है कि अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र के 273 मिल्कीपुर बूथ संख्या 55 मऊ घनश्यामपुर पर जहां ईवीएम मशीन खराब है और काफी लंबे समय से बाधित चल रही है, उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से ठीक कराने को लेकर मांग की है। तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है बूथों पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो चुनाव आयोग तक भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी बात कितनी सुनी जाती है वो तो चुनाव संपन्न होने के बाद ही पता लग पाएगा, या वर्तमान में जो भी स्थिति जो अधिकारी अपडेट कराएंगे उससे जानकारी साफ हो जाएगी। एक जो ताजी खबर यह भी निकल कर आई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या भी जा सकते हैं। यह भी एक बात निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से वहां पर गड़बड़ियां हो रहे हैं, जो शिकायत उनके कार्यकर्ता उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, उससे अखिलेश यादव अयोध्या दौरा भी कर सकते हैं, मिल्कीपुर जा सकते हैं या डीएम से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि फोन माध्यम से लगातार डीएम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि अभी डीएम से जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात नहीं हो पाई है।
और एक अभी 6 मिनट पहले ही जो सूचना प्राप्त हुई उसमें यह है कि बूथ संख्या 52 और एवं 61 पर ईवीएम खराब होने से काफी समय से मतदान रोका हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा काट रखा है कि यहां पर प्रशासन जो है ईवीएम खराब बताकर वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराई जा रही है, इसका भी आरोप है। ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली है, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो मौके पर पहुंच गए हैं, ईवीएम सही कराने की बात कही है उन्होंने। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन के काम करने के रवैये को लेकर वहां पर नाराजगी दिखा रहे हैं, विरोध जताया जा रहा है। इसके साथ ही मिल्कीपुर की बूथ संख्या 43, 44, 45 और 46 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा जो समाजवादी पार्टी के वहां पर जो लोग थे उनको यहां से वापस कर दिया गया और यह बताया गया कि फर्जी मतदान कर रहे थे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां एकत्र हो गए और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वहां टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पुलिस के लोग थे उन्होंने उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की। जी, बीजेपी की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पर? देखिए, बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव कराए जा रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को किसी भी बात पर कभी भी विश्वास नहीं हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव जीते हों भारी संख्या में, लेकिन फिर भी वह अभी भी यह कहते हैं कि उन्हें ईवीएम पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे में जनता मतदान कर रही है तो निश्चित तौर से यही कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी को जनता पर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है जनता को बिल्कुल अपना बंधुआ मजदूर मान चुकी है। इसलिए समाजवादी पार्टी को हार बर्दाश्त नहीं हो रही। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ है, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए मिल्कीपुर की जनता जो है यहाँ पर जो भगवान श्री राम के सम्मान को लेकर या उनकी पहचान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो यहाँ जो मतदान हो रहा है उससे कहीं ना कहीं है जो समाजवादी पार्टी को हार नजर आ रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी बेवजह का मुद्दा बना रही है, जबकि आज का चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में है। यहाँ स्थानीय प्रशासन केवल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पे काम कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोल रहे हैं, यह व्यर्थ में एक तरीके का जो है बिल्कुल जो बयान है वो गलत है, तर्कहीन है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि समाजवादी पार्टी बेवजह जनता के बीच में मुद्दा बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा मिल्कीपुर उपचुनाव, क्योंकि ये दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई है। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि हम महासंग्राम में ऐसे ऐसे अपडेट तो आपको दे रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या कुछ हो रहा है, सपा ने आरोप भी लगाया है, लेकिन इससे एक और बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले हम आपको एक और बड़ी खबर दे दें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मतदान केंद्र पहुंचे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदान किया है, यानी कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर राहुल गांधी ने मतदान किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वे मतदान केंद्र पहुंचे। उनके साथ सुरक्षा बल भी हैं। वो मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की माफ कीजिएगा, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया है। मैं एक शुरुआती मतदाता हूं, ऐसा उनका कहना है कि दिल्ली का मतदाता हूं, मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मतदान किया। उनका कहना है कि मैं एक शुरुआती मतदाता हूं, दिल्ली का मतदाता हूं, मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एस जयशंकर। I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. तो अभी आपने सुना कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं शुरुआती मतदाता हूं, दिल्ली का मतदाता हूं, मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है।
एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का बयान सामने आया है। पूरी तैयारी है, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का बयान आया है। पूरी तैयारी है, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान की अपील की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सुखबीर सिंह संधू ने। स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, सुबह से बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई किसी तरह की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कोई चिंता का विषय हो। और यहाँ पोलिंग बूथ में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट देखने को मिला। जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है, फैसिलिटेशन पूरी हो रही है, गाइड करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए स्टाफ मौजूद है और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है मुझे भी और बाकी भी जो वोट देने आए उनसे भी बात की तो हर एक आदमी बहुत ही खुश महसूस कर रहा है। तो ये थे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू जो कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं, पूरी व्यवस्थाएं पूरी हैं, आप लोग घर से निकलें और मतदान करें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज़ार के इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में हम ताजा चुनाव के अपडेट दे रहे हैं, दिल्ली से भी और मिल्कीपुर से भी। मिल्कीपुर एक तरह से बीजेपी और सपा का एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, उसी तरह से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का समय, एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। अब इसी क्रम में इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको हॉट सीटों के बारे में बता रहे हैं कि किसके किनके बीच टक्कर है और किस विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। और बीच बीच में जो भी प्रतिक्रियाएं आती रह रही हैं हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। हम बेजा अपने जो हमारे संवाददाता हैं उनको बेजा न ही कष्ट दे रहे हैं और न ही बिना मतलब की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको चाहिए, जो जरूरी है वो हम आपको जरूर बता रहे हैं और इसी क्रम में लगातार हम हॉट सीटें जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अब अगली जो सीट है वो दिल्ली की हॉट सीटों में से एक है, छतरपुर की सीट है। छतरपुर विधानसभा की सीट जिसमें जो टक्कर है वो ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में है, बीजेपी से करतार सिंह चुनाव मैदान में है और कांग्रेस से जो हैं राजेंद्र तंवर चुनाव मैदान में है। इन तीनों के बीच टक्कर है, आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच टक्कर है। 2020 की अगर जो बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो इसमें कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी, कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, आइए हम पहले उसको भी बताएंगे और उसके बाद कौन कौन सी पार्टी यहाँ पर उसको कितने प्रतिशत मत मिले ये भी बताएंगे। तो कुल मतदान जो हुआ था यहाँ 64.59% छतरपुर में 2020 के विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था, 64.59%। और आम आदमी पार्टी इसमें विजयी रही थी। 2020 में करतार सिंह तंवर यहाँ पर चुनाव जीते थे, 49.13% उनको मत मिले थे। ब्रह्मा सिंह तंवर बीजेपी से थे, इनको 46.15% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से सतीश लोहिया थे जिनको 2.74% वोट मिले थे। बात 2015 की करें, चुनाव 2015 की, 2015 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, तो 67.37% मतदान हुए थे, यानी कि 2020 में कम हुए थे, 2015 में ज्यादा मतदान हुए थे। और करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी से यहाँ जीते थे, 54.29% यहाँ पर इनको वोट मिले थे। ब्रह्मा सिंह तंवर बीजेपी से थे और इनको 36.44% वोट मिले थे। केवल कांग्रेस के उम्मीदवार बदले थे, बलराम सिंह तंवर, इनको 7.49% वोट मिले थे। अब हम रुख करेंगे 2013 के चुनाव परिणाम की तरफ। 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कुल मतदान हुआ था 66.12%, यानी कि इसे कह सकते हैं कि 66.12%, यानी कि 15 में सबसे ज्यादा मतदान हुए थे। इसमें ब्रह्मा सिंह तंवर
जो हैं ये विजयी रहे थे। बीजेपी से 45.07% वोट मिले थे। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। बलराम तंवर यहाँ से चुनाव जीते थे, 30.53% वोट इनको मिले थे। और आम आदमी पार्टी से ऋषि पाल यहाँ उनको 20.10% वोट मिले थे। आइए अब थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं कि 2020, 15 और 13 के विधानसभा चुनाव में किसको कितने प्रतिशत मतदान हुए। तो 20 में 64.59% मतदान हुए थे, 15 में 67.34% मतदान हुए थे, 2013 में 66.12% मतदान हुए थे। यानी कि अगर जो बात करें कि 2020 में घटे हैं, मतदान कम हुए हैं 2013 और 2015 के मुकाबले जो है मतदान 2020 में कम हुए हैं। अब 2025 में क्या स्थिति होती है ये देखने वाली बात होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है और लगातार मतदान हो रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज और कई बड़े नेता मतदान कर चुके हैं, लोगों से अपील भी कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने भी अपील कर चुका है, आप भी अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। अब रुख करेंगे हम अगली विधानसभा सीट की तरफ। अगली जो विधानसभा सीट है वो गांधीनगर की है। गांधीनगर विधानसभा सीट जिसमें हम आपको बताएंगे कि किनके बीच टक्कर है और क्या स्थितियां रही हैं। तो टक्कर की बात अगर जो करें तो आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी हैं, बीजेपी से अरविंद सिंह लवली हैं और कांग्रेस से कमल अरोड़ा चुनाव मैदान में हैं। अगर जो बात करें 2020 में जो मतदान हुआ था उसमें कितने प्रतिशत मतदान कुल हुए थे इस विधानसभा में और किसको कितने प्रतिशत मत मिले थे ये भी हम आपको बताएं। तो कुल मतदान हुआ था गांधीनगर में 2020 में 62.69%। और अगर जो बात करें किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे तो बीजेपी को सबसे ज्यादा मिले थे। अनिल कुमार वाजपेयी 42.64% इनको वोट मिले थे और ये बीजेपी से उम्मीदवार थे। वहीं अगर जो बात करें आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी थे, नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी से थे और इनको 37.33% वोट मिले थे। अब दूसरे नंबर पर आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी 37.33% वोट मिले थे और अरविंद सिंह लवली यहाँ कांग्रेस से थे 19.14% इनको वोट मिले थे 2020 में। तो अब 2015 की तरफ रुख करेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहे थे तो कुल मतदान हुआ था 66.72% 2015 में। और अगर जो बात करें कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतदान हुए थे तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अनिल कुमार वाजपेयी 45.24% इनको वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर थे बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र, इनको 38.59% वोट मिले थे। कांग्रेस से थे सुरेंद्र प्रकाश शर्मा, इनको 14.41% वोट मिले थे। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, तुलना करते हैं कि इनके वोट प्रतिशत क्या थे। तुलना करते हैं इन तीनों विधानसभाओं में। ये देखिए गांधीनगर 2020, गांधीनगर में 2020 ये स्थितियां। गांधीनगर में 2020 जहां तक 2020 में 62.69%, 2015 में 66.72% और 2013 में 65.86% मतदान हुआ था। यानी कि आप देख सकते हैं कि 13 और 15 की तुलना में 2020 में कब मतदान हुआ है। अब 2025 में मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। कितने प्रतिशत मतदान होंगे ये शाम तक पता चल जाएगा। अब रुख करेंगे गोंडा विधानसभा सीट की, दिल्ली की, ये भी हॉट सीटों में से एक है गोंडा विधानसभा सीट। गोंडा विधानसभा सीट में जो टक्कर है उनके बारे में हम बताएं। गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी से, अजय कुमार बीजेपी से और भीष्म शर्मा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। ये टक्कर है इनकी 2020 में। आइए अब बताते हैं कि कितने प्रतिशत कुल मतदान हुए थे और किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले थे। तो कुल अगर जो बात करें कुल मतदान हुआ था 63.94%। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गोंडा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं 2020 की। अजय महावर यहाँ पर बीजेपी से विजयी हुए थे, 57.55% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी से श्री दत्त शर्मा यहाँ पर चुनाव मैदान में थे, 37.59% वोट मिले थे और कांग्रेस से थे भीष्म शर्मा जिनको 3.86% वोट मिले थे। बात करें 2015 के
विधानसभा चुनाव की, तो 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो स्थितियां थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कुल मतदान हुआ था 66.86%। और 2015 में कुल जो मतदान हम आपको दिखा रहे हैं, 2013 में जो स्थितियां थी उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। 2013 में 65.54% मतदान हुआ था। और जो स्थितियां थी, अगर जो बीजेपी से साहब सिंह चौहान 2013 में विजयी हुए थे 39 यानी कि ये जो मतदान आप देख रहे हैं 65.54% खोंडा विधानसभा में 2013 में मतदान हुआ था। विजयी कौन रहा था? विजयी बीजेपी से थे साहब सिंह चौहान, 39.25% इनको वोट मिले थे। कांग्रेस से भीष्म शर्मा दूसरे नंबर पर थे, 29.40% इनको वोट मिले थे। और यहीं अगर जो आम आदमी पार्टी से कहे दाताराम 19.51% इनको वोट मिले थे। अब आइए इसका तुलना करते हैं कि इन तीनों विधानसभा चुनाव में कब कितने प्रतिशत मतदान हुए थे। तो 2020 में 63.94%, 2015 में 66.86% और 2013 में 65.54% मतदान हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मतदान हुआ था। अब चूंकि ये मतदान की तुलना हम कर लिए हैं और फिर हम ये लगातार जारी रखेंगे, लेकिन जो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम पुनः आएंगे महासंग्राम में, आपको सीटों की स्थिति बताएंगे, साथ ही साथ कुछ विद्वान भी जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे और जरूरी चीजें आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।